नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की हमारे दूसरे अध्याय के बारे में। इससे पहले हमारा राष्ट्रपति से संबंधित एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अब इस वीडियो में हम उस वीडियो से आगे की श्रृंखला में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के पास धन संबंधी क्या शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास जो पैसे निकालने, जो जो भारत सरकार की निधियां होती हैं, उनसे संबंधित क्या शक्ति होती है। तो इससे हम बता दें कि भारत का जो संपूर्ण धन होता है, जो भारत का संपूर्ण खजाना होता है, वह तीन निधियों के अंतर्गत होता है। तीन हमारे पास जो निधियां होती हैं, उनमें संपूर्ण भारत का जो खजाना रखा जाता है, उनके अंतर्गत तीन निधियां होती हैं। तो पहली निधि संचित निधि होती है, दूसरी निधि होती है आकस्मिकता निधि, और तीसरी निधि लोक लेखा निधि होती है। तो इन तीन निधियों के अंतर्गत भारत का संपूर्ण पैसा रखा जाता है। तो इन जो पैसा रखा होता है, जो भारत का फंड रखा होता है, जो भारत की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन तीन निधियों का वर्णन किया जाता है। इसमें और इन निधियों का प्रयोग करके ही भारत सरकार विभिन्न योजनाओं में उसका इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो इन तीन निधियों का प्रयोग है, वह जो हमारी जो सरकार होती है, अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है, उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात जनता की सेवा के लिए किया जाता है। परंतु इन निधियों में से इन तीनों निधियों में से यदि यदि प्रधानमंत्री को किसी भी योजना के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति मध्यस्थ का काम करता है। अर्थात राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात, अर्थात राष्ट्रपति ही इस जो धन विधेयक होते हैं, अर्थात इन निधियों से यदि सरकार को पैसा चाहिए, तो राष्ट्रपति ही संसद में वह विधेयक रखते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि यहाँ एक बात बता दें कि यदि 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 जो सरकार है, यदि इन निधियों के माध्यम से पैसा निकालना चाहती है, तो उसमें संसद की जो संसद की अनुमति होती है, वह अति आवश्यक होती है। और संसद की अनुमति के बिना सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। और इसके लिए ही भारत में प्रतिवर्ष बजट लाया जाता है, जो कि फरवरी माह में पेश किया जाता है। तो इस वित्तीय शक्तियों के संबंध में जो सरकार की शक्तियां हैं, उनमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली भूमिका यह है कि जो धन विधेयक होते हैं, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। क्योंकि संसद की अनुमति के बिना एक रुपया नहीं निकल सकता है। इसलिए जो जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक को तात्पर्य धन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, धन को किस प्रकार से खर्च कर किया जाता है, किस प्रकार का प्राप्त किया जाना है, उस धन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई मंत्री राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी धन विधेयक को संसद में पेश तक नहीं कर सकता। और पेश करने के पश्चात उसे संसद के दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार धन विधेयक से संबंधित जो शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करें, तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण, यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही पेश किया जाता है। क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसको यह संविधान में दिया हुआ शब्द है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है, परंतु उसे आम बोलचाल की भाषा में बजट के नाम से जानते हैं। बजट नाम का शब्द हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। यहाँ बजट शब्द के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो बजट प्रत्येक साल जो बजट रखा जाता है, वो बजट घोषणा होती है, वह प्रतिवर्ष फरवरी माह में होती है। और फरवरी माह में जो बजट पेश किया जाता है, वह राष्ट्रपति ही करवाता है। राष्ट्रपति ही सरकार का बजट पेश करवाता है, और जब बजट दिया जाता है, तो उसमें भाषण भी देता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो बजट को पेश करवाने की जो क्षमता है, जो उसकी भूमिका है, वह महत्वपूर्ण बन जाती है। इस प्रकार से जो वित्तीय शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के पास है, वह हम समझ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है
कि यदि सरकार को कोई भी मतलब कोई भी योजना के लिए धन की आवश्यकता है तो उसे संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है। और संसद की अनुमति लेने के लिए किसी विधेयक को धन से संबंधित किसी योजना पर, जैसे मान चलिए किसी योजना पर पैसे खर्च करने हैं, जैसे कृषि से संबंधित कोई खर्च करने हैं, तो उसके लिए संसद पे पटल पर रखना अनिवार्य हो जाता है और उसके लिए पैसे मांगने होते हैं, अर्थात अनुमोदन करना होता है। यदि अनुदान इस प्रकार से जो भी मांग की जाती है वह राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति को धन से संबंधित सभी शक्तियां हैं। चूंकि राष्ट्रपति है वह अपने स्वविवेक से कोई कार्य नहीं कर सकता है। स्वविवेक से ये शक्तियां जो कि राष्ट्रपति के पास तो हैं, परंतु वह स्वविवेक वाली शक्तियां नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे धन विधेयक को पेश कर दे, जब चाहे पैसा निकाल ले, जब चाहे डाल दे पैसा, ऐसी को स्वतंत्रता नहीं है। बल्कि अनुच्छेद 74 भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वह मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। मंत्रिमंडल के बिना वह कोई भी कार्य नहीं करेगा। यानी ये जब भी हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, तो इसका तात्पर्य है वह मंत्रिमंडल के द्वारा कार्य किया जाता है। मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक जो यहाँ पर जो संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं वह तो राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु इनका प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति ही करता है, परंतु वह प्रधानमंत्री के अनुसार करता है, प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। इसके अलावा यदि चौथी शक्ति की बात करते हैं, वित्त शक्ति की बात कर रहे हैं, यदि मान लीजिए सरकार को उस समय बजट पेश हो चुका है, बजट चूंकि फरवरी माह में पास होता है, यदि बजट पेश हो चुका है और किसी योजना के लिए धन की आवश्यकता मार्च महीने में या फिर अन्य महीनों में पड़ जाती है, तो उसके लिए सरकार धन कहाँ से जुटाएगी? तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ कि 3 नदियां होती हैं भारत में, उसमें से एक दूसरी नदी है आकस्मिकता नदी। क्योंकि जब भी अचानक से सरकार को बजट के अलावा जो धन की आवश्यकता होती है, बजट में तो सरकार धन के प्रावधान कर ही लेती है, परंतु जो अन्य जो अत्यावश्यक आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन आकस्मिकता निधि में से निकाला जाता है। और आकस्मिकता निधि यह राष्ट्रपति के कब्जे में होती है। इसका तात्पर्य है कि यदि आकस्मिकता निधि से यदि पैसे निकालने हैं तो संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है वहां पर। इस प्रकार से राष्ट्रपति यदि जरूरत होती है तो आकस्मिकता निधि में से पैसे निकालकर प्रधानमंत्री को दे सकता है और वह उस योजना पर खर्च किया जा सकता है। परंतु जब बजट पेश किया जाएगा तो इस आकस्मिकता निधि में से जितने पैसे निकाले गए हैं उन्हें संचित निधि से इस आकस्मिकता निधि में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि 3 नदियां होती हैं, उसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो संचित निधि से जो पैसा होता है वह आकस्मिकता निधि में ट्रांसफर कर दिया जाता है और आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के कब्जे में होती है। तो इस प्रकार से जो सरकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, वह बजट के अलावा जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि के माध्यम से की जाती है और जो राष्ट्रपति के कब्जे में होती है। इसके अलावा यदि हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की बात करें, तो वह है तो आगे हम बात करते हैं, चूंकि हम वित्तीय शक्तियों की बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो राज्य और केंद्र सरकारें, क्योंकि 29 भारत में 29 राज्य हैं, तो इन राज्यों के लिए वित्तीय आवश्यकताएं होती है। इन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर व्यवस्था लागू की गई है और भारत में कर व्यवस्था के रूप में जीएसटी की कर व्यवस्था लागू की गई है। क्योंकि जो जीएसटी के रूप में लागू की जाती है, परंतु यह कर व्यवस्था केवल केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जाती है। इस प्रकार से जो जीएसटी के माध्यम से जो भी कर आएगा उसे केंद्र सरकार संग्रहित करती है, केंद्र सरकार उससे उगाही करती है और केंद्र सरकार इसको उगाही करने के पश्चात राज्य सरकारों में वितरित कर देती है। तो इस प्रकार से जो 29 राज्य हैं उन राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परंतु केंद्र क्या अपने मन से ही जितने चाहे पैसे जो जीएसटी के माध्यम से या अन्य करों के माध्यम से प्राप्त हुए उन्हें दे सकती है? ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका उजागर होती है। राष्ट्रपति हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है।
हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग सिफारिश देता है, वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि राज्यों को जो जो केंद्र सरकार को कर प्राप्त हुए हैं उसका कितना % दिया जाए। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किया गया है, जब वित्त आयोग 5 साल बाद निर्धारित किया गया है, उसके माध्यम से जो सिफारिश की जाती है कि इस राज्य को मतलब राज्यों को इतना % देना चाहिए, उसी के आधार पर केंद्र सरकार होती है और राज्यों को पैसे वितरित करती है। और पिछले साल 2019 में राज्य सरकारों को 42% राशि प्रदान की गई थी। इस प्रकार से जो जीएसटी कर है या अन्य जो भी और भी कर है, उनके माध्यम से जितनी भी राशि प्राप्त हुई है उसकी 42% राशि राज्य सरकारों को इस वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदान की गई थी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी। तो इस प्रकार से जो भारत में राज्य है, जो संघवाद है, भारत जो संघवाद का प्रमुख नमूना है, उसकी पूर्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या हैं। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि न्याय से संबंधित क्या शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है। न्याय से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं। चूंकि सबसे पहले बता दें कि न्याय संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारत में एक सुगठित न्यायिक व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, परंतु उसके बावजूद भी जो हमारा कार्यपालक होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह राष्ट्रपति उसके पास भी कुछ न्याय से संबंधित शक्तियां दी गई हैं। और इन न्याय शक्तियों के संबंध में ये शक्तियां केवल राष्ट्रपति को दी गई हैं, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को यह न्याय से संबंधित शक्तियां नहीं दी गई हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि न्याय से संबंधित शक्तियां जो राष्ट्रपति को दी गई हैं वह कितना महत्वपूर्ण पद है। तो आइए हम न्याय से संबंधित जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं उनकी हम चर्चा करते हैं कि वो कौन सी शक्तियां हैं। हम जानते हैं कि भारत में जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वह दिल्ली में भारत में सर्वोच्च न्यायालय है और उन न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इस सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित हो वह मुख्य को शपथ दिलवाता है। और अन्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और करीब 31, अभी हाल ही में 31 संख्या थी, तो 31 अन्य न्यायाधीश हैं। उन सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई अन्य निर्वाचित व्यक्ति शपथ दिलवाता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारत में जो उच्च न्यायालय है, भारत में जो हाई कोर्ट है, जो जैसा कि भारत में 29 राज्य हैं, परंतु 29 राज्यों में भारत में 24 हाई कोर्ट हैं। इन 24 हाई कोर्टों में जो उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्टों में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्योंकि 24 हमारे भारत में 29 राज्य हैं, परंतु 24 उच्च न्यायालय है। क्योंकि भारत में ऐसा प्रावधान है कि दो राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इस प्रकार से 24 न्यायालय है और उन न्यायालयों में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, परंतु तो यह तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है, स्वयं की इच्छा से करता है, स्वयं मनमानी करता है, परंतु उसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। और यह समिति में प्रमुख लोग होते हैं, जैसे कुछ प्रमुख वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उन सभी की सहमति के आधार पर, और उसमें प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, इन सभी की सहमति के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य है, न्यायिक का कार्य है, उसका कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सरकार का नाम मात्र का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। क्योंकि राष्ट्रपति जो प्रमुख होता है वो है, यदि वह किसी मुद्दे पर यदि वह सलाह चाहता है, यदि वह किसी मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 143 भारत का संविधान का अनुच्छेद 143 के माध्यम से वह सर्वोच्च न्यायालय होता है उससे सलाह मांग सकता है, किसी भी मुद्दे पर सलाह मांग सकता है।
परंतु जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सलाह दी जाती है वह केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, अर्थात इसको मानने के लिए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। चूंकि ऐसी सलाह तब ली जाती है, चूंकि एक उदाहरण सामने आया था, जो कि जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति या दूसरे राष्ट्रपति, वही जो उनका कार्यकाल दो दो लगातार 5 वर्षों तक था, इस प्रकार 10 वर्ष तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर रहे, राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया था। अनुच्छेद 143 के माध्यम से उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया था, और जो कि हम प्रमुख केस हम इस प्रकार से अनुच्छेद 143 के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक मामला एक 1959 में एक मामले पर सलाह मांगी गई थी, जिस जो जो आज का पश्चिम बंगाल है जो पश्चिम बंगाल है आज का जो पश्चिम बंगाल है, उसमें एक गांव था बोरीवली करके, उसको उससे संबंधित एक सलाह मांगी थी, जिसके अनुसार जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जो बांग्लादेश से अदली बदली की थी, गांव की अदली बदली की थी, उससे संबंधित उस क्योंकि गांव को बांग्लादेश को दे दिया गया था, और उस संबंध में गांव की अदला बदली हुई थी, 1959 का केस है, उससे संबंधित उसकी वैधता से संबंधित जो सलाह ली गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ली गई थी। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, वह क्षमादान की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों के रूप में है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार का जो अपराध करता है और अपराध को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। और किन किन मामलों में, जैसे कि यदि सैन्य मामलों में, यदि कोई सैन्य कानूनों को तोड़ता है तो उससे संबंधित क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा जो मृत्युदंड, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है तो उससे संबंधित भी संपूर्ण रूप से माफी का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा यदि कोई जो संघीय न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा किसी प्रकार का जो आपराधिक दंड दिया गया है, उसको माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो इस प्रकार से हमने बात की कि राष्ट्रपति को क्या न्यायिक शक्ति प्राप्त होगी। अब हम राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त करेंगे, राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक शक्तियों की बात करेंगे, राष्ट्रपति की जो वैदेशिक से संबंध होते हैं, जो भारत के विदेशों से संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की संधियां, समझौते भारत का प्रधानमंत्री या फिर अन्य मंत्री दूसरे देशों के साथ करते हैं, वह सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो जितने भी संधि समझौते दूसरे देशों के साथ भारत की सरकार करती है, तो वह राष्ट्रपति के नाम से करती है, परंतु उसके लिए संसद की अनुमति हालांकि अनिवार्य होती है, परंतु उसमें नाम राष्ट्रपति का ही चलता है। तो अब हम उसकी सैनिक शक्तियों की बात करें कि उसके पास सेना से संबंधित क्या शक्तियां हैं। क्योंकि हम बता दें कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अर्थात यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, और यहाँ प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, परंतु यदि जैसे किसी युद्ध की घोषणा करनी है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाएगी, परंतु उसके लिए संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है। इस प्रकार से यदि किसी युद्ध की घोषणा करनी है तो राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति ही उस युद्ध की घोषणा करता है। तो इस प्रकार से सैन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास में है। इसके अलावा एक प्रमुख शक्तियां जो आपातकाल भारत में लगाया जाता है, आपातकाल चूंकि 3 माध्यम से लगाया जाता है, 352 के माध्यम से, अनुच्छेद 355 के माध्यम से, अनुच्छेद 360 के माध्यम से 3 भारत में आपातकाल लगाए जाते हैं, जिससे संबंधित वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। उससे संबंधित वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है, और इन सभी आपातकाल को लगाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात की, राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त है, उन शक्तियों के बारे में बात की। अब हम राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है, उस वीटो के बारे में चर्चा करेंगे। आपने शब्द सुना होगा वीटो।
वीटो का तात्पर्य है रोक लगाना, रोक। जैसे मान के चलिए यदि कोई विधेयक पारित हो चुका है, जैसे हमारी संसद जो कि संसद है, संसद 3 लोगों से बनती है, इसमें राज्यसभा भी होती है, इसमें लोकसभा भी होती है, इसमें जिसमें राष्ट्रपति भी होता है। यदि कोई विधेयक राज्यसभा से पास कर दिया, यदि लोकसभा से पास कर दिया जाता है, तो इन दोनों से जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है, तब तक वह अधिनियम नहीं बनता है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति होता है, उसके जब तक हस्ताक्षर किसी विधेयक पर नहीं हो जाते हैं तब तक कानून या अधिनियम नहीं बनता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास जो हस्ताक्षर करने की शक्ति है, इस प्रकार यदि हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है, हस्ताक्षर करने के लिए थोड़ा समय भी ले सकता है, तो वही शक्तियां वीटो शक्ति कहलाती है। थोड़ा उसमें समय देने की शक्ति, यानी वीटो की शक्ति का उद्देश्य यही है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो जो फैसला कर चुका है, जो विधेयक पारित कर दिया है, उसके संबंध में जो समय देना, चूंकि इन दोनों के द्वारा जो विधेयक पारित कर दिया जाता है वह इसकी सहमति के लिए जाता है, पर सहमति के लिए आ सकता है, तो इसके पास जो शक्तियां होती हैं वही वीटो शक्तियां कहलाती हैं। तो आइए हम वीटो शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हम बता दें, यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो अनुच्छेद 111, अनुच्छेद भारत का संविधान का अनुच्छेद 111, उसमें लिखा है कि उसके पास 3 विकल्प हैं, यानी वह राष्ट्रपति वह संसद के द्वारा जो विधेयक पारित विधेयक को वह अपनी सहमति दे सकता है, और सहमति दे देगा यानी हस्ताक्षर कर देगा तो वह कानून बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा विकल्प उसके पास यह रहता है कि वह सुरक्षित रख सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, यानी अपने पास रख ले और कब तक रखे इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह जो वह विधेयक होता है जो लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका है, जो राज्यसभा के द्वारा पारित किया जा चुका है, वह नष्ट हो जाता है। तो यही शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। वीटो यानी नष्ट करना या रोकना। और तीसरा विकल्प भारत के राष्ट्रपति के पास यह होता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार यानी यदि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आया है वह पुनः विचार करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए भेज दे, और लोकसभा और राज्यसभा के विकल्प यह होता है कि वह साधारण बहुमत से वह पुनः उसी विधेयक को पारित करना होता है, यानी फिर से राज्यसभा में द्वारा पारित करवाना होता है, लोकसभा के द्वारा पारित करवाना होता है, और वह जब दोनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, और पुनर्विचार के पश्चात जब लोकसभा राज्यसभा पुनः उसे साधारण बहुमत के माध्यम से पारित कर दें तो वह उसे सहमति देनी पड़ती है, उस पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो पुनर्विचार के लिए भेजा गया है तो उसके लिए उसका उद्देश्य समय देना होता है, यानी जो भी गलतियां हो गई हों राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा, उन गलतियों के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम तुरंत कोई गलती कर देते हैं, परंतु जब बाद में थोड़ा समय मिलता है तो हम उसे अच्छे से विचार कर लेते हैं। तो यह व्यवस्था यहाँ राष्ट्रपति की जो महत्ता है उसे समझ में आ सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो की शक्तियां होती हैं। उन वीटो की शक्तियां, क्योंकि जो वीटो की शक्ति होती है वह 4 प्रकार की वीटो की शक्ति होती है। पहला वीटो होता है अत्यंतिक वीटो। दूसरा वीटो है विशेषित वीटो। तीसरा वीटो होता है निलंबनकारी वीटो। और चौथा वीटो होता है पॉकेट वीटो। चूंकि हम जो दूसरा वीटो है विशेषित वीटो, यह भारत के संविधान में नहीं है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास इस दूसरे प्रकार के वीटो की शक्तियां नहीं है। यह केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के लिए 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। तो उन तीनों प्रकार की वीटो की शक्तियों पर हम एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो वह वीटो होता है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है। राष्ट्रपति के सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह है
राष्ट्रपति की सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह है कि यदि राष्ट्रपति ने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर दिया है तो उसके माध्यम से जो विधेयक राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है वह नष्ट हो सकता है। और वह राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि जब चाहे अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर दे। उस वीटो को प्रयोग करने के लिए कुछ टर्म होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। उसके लिए राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। पहला तो वह गैर सरकारी, मान के चलिए यदि कोई गैर सरकारी सदस्य है, गैर का सरकारी सदस्य का तात्पर्य है कि वह जो सरकार है, जैसे मान के चलिए अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी सरकार का वो सदस्य नहीं है, बल्कि कांग्रेस का सदस्य है, तो उसके खिलाफ भी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। उसके खिलाफ उसके द्वारा जो लाया गया विधेयक है, यदि वह दोनों सदनों से पारित कर हो गया है तो उसके बाद यह गैर सरकारी सदस्य के लिए राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन इस वीटो को लगाने की यह हो सकती है कि मान के चलिए यदि कोई लोकसभा है, उसने और लोकसभा और राज्यसभा ने एक विधेयक को पारित कर दिया है, परंतु उसकी सरकार गिर गई है। 5 साल के पश्चात उसकी सरकार समाप्त हो गई है, परंतु उसको राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली है। यानी विधेयक तो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, परंतु अभी राष्ट्रपति की सहमति मिलना शेष है और उससे पहले ही लोकसभा विघटित हो चुकी है। यानी सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जब नई सरकार आएगी तो राष्ट्रपति उस नई सरकार के सामने इस जो विधेयक जो पुरानी सरकार में पेश हुआ था, जो पास हुआ था, उससे संबंधित जानकारी रखती है, उसको पारित करने के लिए कहती है, परंतु यदि सरकार उसको मना कर दे तो वहां अत्यंतिक वीटो पेश किया जाता है। यानी इस वीटो के माध्यम से जो नई सरकार राष्ट्रपति को कहती है कि इस विधेयक को नष्ट कर दिया जाए, इसको अत्यंतिक वीटो कर दिया जाए, क्योंकि वह पुरानी सरकार के द्वारा पास किया गया था। इस प्रकार से यह शक्ति है, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति 1954 में प्रयोग की गई थी। 1954 में हमारे जो राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो उनके द्वारा हुआ ये था कि उस समय एक विधेयक था PEPSU। जो विधेयक था वह एक राज्य था। PEPSU जो विधेयक था वह विधेयक पारित हो चुका था। वह विधेयक सरकार के द्वारा पारित हो चुका था, परंतु जब सरकार जो पुरानी सरकार है वह गिर गई या फिर उसका कार्यकाल पूरा हो गया था, जब नई सरकार के सामने यह विधेयक लाया गया तो उन्होंने इसे पारित करने से मना कर दिया। इसके अलावा 1991 में भी जब हमारे राष्ट्रपति आर वेंकट रमन 1991 में जब राष्ट्रपति थे तो उनके समय भी यह विधेयक लाया गया था। तो इस प्रकार से ये अत्यंतिक वीटो था। अत्यंतिक वीटो दो स्थिति में, या तो गैर सरकारी विधेयक की स्थिति में, या फिर एक जो उसका जो सरकार है उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है परंतु विधेयक उसके द्वारा पास कर दिया गया था, केवल राष्ट्रपति की सहमति के लिए रह गया था। तो जब नई सरकार आई थे उस समय यदि सरकार नहीं चाहती कि वह विधेयक पास हो तो वह अत्यंतिक वीटो लगाने के लिए राष्ट्रपति को कह सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति यानी लोकसभा की शक्ति यानी मंत्रिमंडल की शक्ति होती है। मंत्रिमंडल के सारे पर ही राष्ट्रपति काम करता है। अब हम दूसरे वीटो की बात करते हैं। दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का तात्पर्य यह होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक लाया जाता है, यानी जब कोई विधेयक संसद के से पारित हो चुका है, संसद से कोई विधेयक पास हो चुका है, यानी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास हो चुका है, वह राष्ट्रपति की सहमति के लिए आया है, परंतु राष्ट्रपति को लगता है कि यह विधेयक थोड़ा सही नहीं है, उसके लिए वह पुनर्विचार करने के लिए भेज देता है। पुनर्विचार करने के लिए भेज देता है और पुनर्विचार के पश्चात जब लोकसभा और राज्यसभा पुनः उसे साधारण बहुमत के माध्यम से पारित कर देते हैं तो वह जो इसने पुनर्विचार के लिए भेजा है यही निलंबनकारी वीटो है। यानी इस निलंबनकारी वीटो को
साधारण बहुमत के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। यानी जब पुनर्विचार के लिए भेजा है, उसके पश्चात लोकसभा और राज्यसभा पुनः उसी विधेयक को पारित कर दें, तो यह विधि जो निलंबनकारी वीटो होता है वो रद्द हो जाता है, और जब पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास आता है तो वो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होती है, यानी हस्ताक्षर करने होते हैं। तो इस प्रकार से जो पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, जो राष्ट्रपति के पास एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, वही शक्ति निलंबनकारी वीटो की शक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से जो निलंबनकारी वीटो की शक्ति पुनर्विचार की शक्ति कहलाती है, वह साधारण बहुमत के माध्यम से यदि संसद पुनः उसको उसी विधेयक को पारित कर दे तो निलंबनकारी वीटो रद्द किया जा सकता है। परंतु जो धन विधेयकों के संबंध में यह शक्ति का लागू नहीं होती है। धन विधेयकों के संबंध में यह शक्ति लागू नहीं होती है, और धन विधेयक पर हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति, चूंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जाता है, पहले ही राष्ट्रपति की सहमति इस पर ली जाती है, तो निलंबनकारी वीटो की शक्ति धन विधेयक पर नहीं लगती है। इसके अलावा अब तीसरा वीटो होता है पॉकेट वीटो। जो तीसरा वीटो होता है वह होता है पॉकेट वीटो, उसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। और पॉकेट वीटो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा उस समय लगाया जाता है जब राष्ट्रपति का उद्देश्य जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित हो चुका है और वह राष्ट्रपति के पास आया है, और राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर ना तो अपनी सहमति दी है और ना ही उसे मना किया है। इसका तात्पर्य है कि उसने ना तो सहमति दी है और ना ही मना किया है, और भारत के संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति को यह देखना पड़े कि कितने दिनों तक सहमति देनी पड़े। यानी अमेरिका में यह प्रावधान है कि 10 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को बताना ही होता है कि वह सहमत है उस विधेयक से या नहीं है। परंतु भारत के संविधान में इस प्रकार की कोई समय सीमा नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से जब राष्ट्रपति उस किसी विधेयक को ना हाँ कहता है ना मना करता है और अपने पास रख लेता है, यानी कोई संसद के द्वारा जो विधेयक पास किया गया है उस पर कोई जवाब नहीं देता है, तो इस प्रकार के वीटो को पॉकेट वीटो कहते हैं। यानी उस विधेयक पर जम गया है, वह रख लिया है, उसने अपने पास सुरक्षित रख लिया है, ना ही उसे पास किया है ना ही उसे रद्द किया है। तो इस प्रकार की शक्ति पॉकेट वीटो की शक्ति कहलाती है। इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग 1986 में उस समय जब हमारे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जिस समय हमारे राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा यह वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक जो उस समय लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया था, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उसके द्वारा संसद के द्वारा पास कर दिया गया था। और जब यह विधेयक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की सहमति के लिए आया था, क्योंकि यह विधेयक जो प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला था, इसका भरपूर विरोध हुआ था। और जब ज्ञानी जैल सिंह के पास यह विधेयक आया तो उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया, यानी वह उसको अपने पास रखे रहे, यानी ना उन्होंने सहमति दी, ना उस पर हस्ताक्षर किए और ना ही इस पर हस्ताक्षर करने से मना किया। और इसके पश्चात यह विधेयक लगभग 3 साल तक पेंडिंग पड़ा रहा। 3 साल तक, जब तक वह राष्ट्रपति रहे, उन्होंने इसको ना हाँ कहा ना कहा। इस प्रकार से 3 साल तक उन्होंने पॉकेट वीटो के माध्यम से इस विधेयक को लटकाए रखा। और जब अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण 1989 में आर वेंकटरमण जब राष्ट्रपति बने थे, उस समय नई सरकार आ चुकी थी, उस समय जनता पार्टी की सरकार आई थी। तब यह विधेयक जनता पार्टी की सरकार थी, तब यह विधेयक आर वेंकटरमण उस समय के राष्ट्रपति के सामने आया था। तो उन्होंने, जो जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने राष्ट्रपति से कह दिया था तो इस प्रकार इस विधेयक को रद्द कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो पॉकेट वीटो के माध्यम से ज्ञानी जैल सिंह ने उस विधेयक को, भारतीय डाक संशोधन विधेयक को, जिसके माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट करवानी थी, उसको 3 साल तक पॉकेट वीटो के माध्यम से उसको लटकाए रखा था। तो इस प्रकार से वीटो की शक्तियां
परंतु हम यहाँ बता दें कि जो वीटो की शक्तियां होती हैं वह सामान्य विधेयकों के लिए तो होती हैं, परंतु जो धन विधेयक है, धन विधेयकों के संबंध में वीटो की शक्ति नहीं होती है। इसके अलावा संविधान को संशोधन करने के संबंध में जो विधेयक संविधान को संशोधन करने के संबंध में जो विधेयक पारित किए जाते हैं उनके संबंध में भी ये वीटो की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। और अब हम बात करने वाले हैं जो राज्य की विधायिका हैं। जो राज्य प्रत्येक राज्य 29 राज्य है, तो 29 राज्य की 29 राज्य हर राज्य के पास विधायिका है। और यदि विधायिका के द्वारा यदि कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उस संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्तियां होती हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के अलावा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल को यदि कोई विधेयक जब जब विधानसभा से उस राज्य की विधायिका यानी विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पास कर दिया जाता है, तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यह होता है कि वह किसी विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकता है, यानी उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो इस प्रकार से वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। दूसरा उसके पास यह विकल्प होता है कि वह उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले। सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह होता है कि उस विधेयक को यदि सुरक्षित रख ले, यानी उस विधेयक को रोक दे, यानी वह विधेयक नष्ट हो जाएगा। तीसरा विकल्प जो राज्यपाल है, तीसरा विकल्प यह होता है कि वह उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दे। केवल वह धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है, धन विधेयक ना हो तो वह विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए लौटा देता है। और चौथा विकल्प उसके पास यह होता है कि वह राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख दे, यानी राष्ट्रपति के पास राज्यपाल किसी विधेयक को भेज देता है और यहाँ से राष्ट्रपति की शक्ति प्रारंभ होती है। यदि राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो इसके लिए 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं, यानी 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास होते हैं। जो राज्यपाल के द्वारा यदि राज्य विधायिका का कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए भेजा गया है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। या तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, यानी स्वीकृति दे देगा, यानी हस्ताक्षर कर देगा, तो वह अधिनियम बन जाएगा। दूसरा विकल्प यह होता है कि वह इस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले, और सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह होता है कि नष्ट कर दे। तीसरा विकल्प उसके पास यह होता है कि यदि वह धन विधेयक ना हो, धन विधेयक के अलावा कोई अन्य विधेयक हो, तो वह पुनर्विचार करने के लिए राज्य विधायिका के पास भेज देता है। और यहाँ पर यह गौर करने वाली बात यह है कि जब वो पुनर्विचार करने के लिए भेजता है और पुनर्विचार के पश्चात जब वो भेजा गया है, तो जब जो वहाँ की विधानसभा है, यदि विधानसभा उसको पुनः पारित कर दे, तो उसके पश्चात यदि वह जो विधेयक पारित कर दिया है वह पुनः राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि वह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिवार्य है। यानी पुनर्विचार करने के पश्चात और राज्य पुनर्विचार करने भेजने के पश्चात जो विधानसभा के पास जो विधेयक आया है और उसने पुनः पारित भी उस विधेयक को कर दिया है, परंतु इसके बावजूद भी राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह उस पर हस्ताक्षर कर दे। तो इस प्रकार से यहाँ पॉकेट वीटो जो कि हमारा जो हमने समाज पॉकेट वीटो के बारे में समझा है, वो है यही पॉकेट वीटो की शक्ति उसके पास प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से राज्य विधायिका के संबंध में पॉकेट वीटो की शक्ति राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक रहा वह वीटो के संबंध में रहा। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।